आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। अब नाम सुन के डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आज का लेक्चर जो है ये अगर ये समझ लिया, ये समझने के बाद लाइफ टाइम याद रहने वाला है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, सोसाइटी क्यों चेंज होती है, या फिर पुराने सिस्टम कोलैप्स क्यों होते हैं, या फिर ये बता दो कि नए सोशल सिस्टम इमर्ज कैसे करते हैं। इन्हीं सब का जवाब कार्ल मार्क्स देते हुए बोलते हैं, सोसाइटी चेंजेस बिकॉज एवरी सोसाइटी हैज़ कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। और इसी को मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का थ्योरी है सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने का। मार्क्स ने दो थिंकर से जो ये कॉन्सेप्ट लिया है, हेगल से लिया है डायलेक्टिक्स का और फ्यूअरबेक से लिया है मटेरियलिज्म का, और दोनों को कंबाइन करके मार्क्स ने कहा है कि सोसाइटी चेंजेस थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन इन मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पहले लोग मोस्टली न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद लोग टीवी देखने लग गए, टीवी न्यूज़ सुनने लग गए, और अब के टाइम पे अब लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब इन सब सी चीज़ों से देखते हैं। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी आइडियाज़ से नहीं बल्कि मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से चेंज होती है। सिस्टम कंटिन्यूसली चेंज हो ही रहा है, आपको भी पता है, हम सब देख रहे हैं कि हर टाइम हर कुछ साल पे कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, है ना। अब ये सब क्यों होता है? बिकॉज़ सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और चेंजेस सोसाइटी का नेचुरल पार्ट है कि कोई सिस्टम आएगा, कुछ लोग को वो सिस्टम पसंद नहीं आने वाला और वो उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे करके नई सिस्टम आएगी। तो ये जो है ये नेचर है, डेवलपिंग नेचर का सोसाइटी होता है। कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें चलती रहती है बैकग्राउंड में। ठीक है, अब अगर हम इसके मीनिंग्स को समझते हैं कि मीनिंग क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये टर्म जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसको ब्रेक करते हैं। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? डायलेक्टिक का मीनिंग है कि चेंज थ्रू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस, यानी जब दो ऑपोजिट फोर्स टकराते हैं तो न्यू सिस्टम इमर्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब दो जो है ऑपोजिट फोर्स एक साथ टकराएंगे तो एक नई सिस्टम इमर्ज होगी। और मटेरियलिज्म की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन शेप सोसाइटी। मीन्स मार्क्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग पहले अपनी बेसिक नीड फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, जॉब, कहाँ रहेंगे, घर, ये सारी चीज़ों को पहले वो फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद आइडियाज़, रिलीजन, फ़िलॉसफ़ी, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बनता है कि इकॉनमी फर्स्ट होता है, आइडियाज़ बाद में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके मेन आइडियाज़ की बात करें, ठीक है, तो मेन आइडिया क्या कहता है कि मार्क्स कहते हैं सोशल चेंज हैपन्स बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप इनसाइड सोसाइटी। सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कोई कंपनी है जिसको प्रॉफिट कमाना है और वर्कर को ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो अब क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके कंपनी को बेनिफिट चाहिए, और एट द सेम टाइम वर्कर्स जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी हाइक्स चाहिए, मतलब उनको सैलरी बढ़नी चाहिए, वो ऐसा चाहते हैं। तो क्या होगा, अब ओनर और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वही कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी को चेंज करता है। ठीक है, अब ऊपर जो हमने पढ़ा ना कि डायलेक्टिक जो है ये इन्फ्लुएंस
जो है वो हुए थे वो हेगल से, और मटेरियलिज्म हुए थे वो फ्यूबरबेक से। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इन्फ्लुएंस है हेगल का वो मार्क्स पे कैसा रहा। तो हम हेगल को समझते हैं। हेगल जो है वो बिलीव करते थे कि हेगल बिलीव्ड हिस्ट्री डेवलप थ्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़। इनका मानना था हेगल का कि हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे हिस्ट्री बनता है। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि सबसे पहले थीसिस होगा, फिर एंटीथीसिस होगा और फिर सिंथेसिस होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले कोई एक पुराना कोई तौर तरीका होगा, कोई रूल होगा, रेगुलेशन होगा पुराना, ठीक है। अब नई जनरेशन आएगी, उसको वो चीज़ें पसंद होगी नहीं, तो वो उसका अगेंस्ट करने लगेंगे कि ये इसको चेंज करो। तो वो हो गया एंटीथेसिस। थेसिस हो गया कि पुराना कोई रूल रेगुलेशन है। एंटीथेसिस हो गया कि नई जनरेशन या नए लोग आए और उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आई और उसका वो अगेंस्ट करना स्टार्ट किया। और फिर सिंथेसिस क्या होगा कि एक नया रूल इमर्ज होगा, ठीक है। तो मतलब एक पुराना रूल था जिसको चेंज करने की बात नई जनरेशन ने की, वो हुआ एंटीथेसिस। और इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इससे जो नया एक रूल बना उसको कहते हैं हम सिंथेसिस। सिंपल, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि मार्क्सिस्ट का जो डिफरेंस है वो हेगल से कैसे वो डिफरेंट है ना। मार्क्स का जो आइडिया, वो दोनों का डिफरेंसेस की बात करते हैं। यहाँ मार्क्स और हेगल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। हेगल बोलते हैं कि आइडियाज़ सेव करती है सोसाइटी को। हेगल का कहना है कि आइडिया जो है वो सोसाइटी को सेव करता है। मार्क्स बोलते हैं कि जी नहीं, आइडिया सेव नहीं करता है सोसाइटी को, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन सेव करता है सोसाइटी को, मटेरियल कंडीशन सेव करता है सोसाइटी को। एग्जाम्पल, जैसे आज स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब और एआई जॉब के बारे में इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक रियलिटी चेंज हो रही है। सो मार्क्स सेज कि मटेरियल लाइफ सेव करता है थिंकिंग को। मटेरियल लाइफ जो है वो हमारी सोच को बदलता है, हम कैसे सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारा कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, मटेरियल लाइफ कैसा है वो डिसाइड करता है हमारी सोच को, ठीक है। इसलिए मार्क्स ने बोला आई टर्न हेगल अपसाइड डाउन। वो बहुत चीज़ों में अग्री नहीं करते थे। हाँ, उनसे इन्फ्लुएंस ज़रूर हुए हैं मार्क्स, बट उनके आइडियाज़ से बहुत हद तक वो अग्री नहीं थे कुछ मामलों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थीसिस। जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम हुआ, थीसिस का मतलब हुआ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। एंटीथेसिस का मतलब हुआ ऑपोजिशन टू दैट सिस्टम, कि कोई एक पहले से सिस्टम चल रहा है पर इसको अपोज कर रहा है एंटीथेसिस। और सिंथेसिस हुआ कि एक नई सिस्टम इमर्ज हो जाती है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब मॉडर्न एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले एक ट्रेडिशनल तरीका था हमारी क्लास करने का। हम स्कूल जाते थे या फिर एग्ज़ाम्पल हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते थे, हम ट्यूशन जाते थे, ठीक है। एकदम ट्रेडिशनल था, हम क्लास जाते थे, वहाँ बैठते थे, टीचर आते थे, पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे। ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था, ठीक है। फिर एंटीथेसिस हुआ कि लोगों को लगा कि इतना टाइम ट्रैवल में जाता है, इतना, फिर पढ़ाने वालों को लगा कि ओके मुझे इतने खर्चे करने पड़ रहे हैं, बोर्ड, क्लासरूम अरेंजमेंट वगैरह वगैरह। तो एक एंटीथेसिस आया, मतलब उसका ऑपोजिशन आया, एक थॉट इमर्ज हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ पे किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, सब अपनी जगह से पढ़ सकेंगे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। तो वो हुआ एंटीथेसिस की ऑपोजिशन होना शुरू हो गया कि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का, ठीक है। सिंथेसिस क्या हुआ, हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम आ गया। अब बोथ होता है कि आइदर यू वांट टू गो, आप ऑफलाइन जाना चाहते हो आप जाओ, और इट्स अप टू यू, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन करो, है ना। देखा, तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, पहले कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर चेंज के बारे में बात करेंगे, एंड देन एक नई सिस्टम आएगी। तो ये वही है, ये वही चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ डायलेक्टिक्स। अब अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, ओके। मार्क्स हिस्ट्री में भी यही प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
पहली बात करते हैं वो मार्क्स का जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसमें भी ये इसी प्रोसेस के बारे में बात किया था कि एक प्रिमिटिव कम्युनिज़म था, फिर स्लेवरी आया, फ्यूडलिज़म आया, बुर्जुआजीज आए, फिर कैपिटलिज़म। ये उसी को हम एक एग्जांपल रख के यहाँ पे करते ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे हमारे अंडरस्टैंडिंग में। तो फ्यूडलिज़म क्या है कि लैंडलॉर्ड डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को उस वक्त। तो ये थीसिस था, ये ट्रेडिशनल तरीका था कि लैंडलॉर्ड के पास बहुत ज़मीन था, बहुत पैसे थे, ताकत था, पावर था, तो वो डोमिनेट कर रहे थे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि देन कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हुआ, फिर लैंडलॉर्ड से धीरे धीरे कैपिटलिस्ट क्लास हुआ कि ओके अब इतनी ज़मीन का क्या करें, तो चलो फैक्ट्री बिल्ड करते हैं, नई चीज़ें हम उद्योग चीज़ें करते हैं, बनाते हैं, कुछ करते हैं, है ना। फिर कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हुआ। अब इन दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट आया कि कैपिटलिज़म ने फ्यूडलिज़म को रिप्लेस कर दिया। मतलब कि पहले फ्यूडलिज़म था, दैट इज़ थीसिस, फिर बुर्जुआजीज वाली सिस्टम आई, कैपिटलिज़म क्लास ने चैलेंज किया कि फ्यूडलिज़म को हटा के ये करते हैं, तो एंटीथेसिस। एंड देन इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक नई सिस्टम इमर्ज हुई, दैट इज़ कैपिटलिज़म, ठीक है। ये सिंथेसिस है, मतलब एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज हो गया। बट मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज़म भी परमानेंट नहीं है ना। उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी के बारे में बात किया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, दैट इज़ कम्युनिज़म। क्यों? उसने बोला कि एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी आएगी इन सब के बाद, ये कैपिटलिज़म और इन सब के बाद एक ऐसी सोसाइटी आएगी जहाँ पे क्लासलेस होगी, स्टेटलेस होगी, कोई क्लास, कोई डिवीज़न, कोई एक्सप्लॉयटेशन, कुछ नहीं होगा, सब अपने जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे तरीके से। अब हम मेन फीचर्स ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करें, ठीक है। सोसाइटी इज़ डायनेमिक। क्या मतलब? सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। डायनेमिक इज़ चेंजिंग, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ऑलवेज चेंजिंग। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। मेन फीचर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का पहला। दूसरा है, जैसे इसी का एग्जांपल जैसे देख लें कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा फैशन सेंस चेंज हो रहा है ना, हमारे जॉब चेंज हो रहे हैं, कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट। देन द सेकंड इज़ चेंज अकर थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सिस्टम कंटेन्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें सोशल मीडिया, अभी हमें सोशल मीडिया क्या है, हमें फ्रीडम दे रहा है ना, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें स्ट्रेस दे रहा है, एडिक्शन दे रहा है। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो स्ट्रेस आता है, कितने मतलब लोग ये कर रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारी कलीग्स इतने आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड एट द सेम टाइम एडिक्शन, द स्क्रॉल करना, रील्स को स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, तो ये भी चेंज जो है कॉन्ट्रडिक्शंस आता है ना। फिर उसके बाद होता है कॉन्फ्लिक्ट इन नेचर। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है नेचर में। मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट एबनॉर्मल नहीं है। अगर हम सोचें तो हम क्या सोचेंगे कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ दैट इज़ एबनॉर्मल, वो सही नहीं है। बट मार्क्स कहते हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉर्मल, वो एबनॉर्मल नहीं है, वही जो है उसी से हिस्ट्री बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट होता है अमीर गरीब के बीच में, एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में होता है, पावरफुल जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और जो पावरलेस होते हैं उनके बीच में होता है। फोर्थ है इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि वाई आर पीपल मूविंग टू सिटीज़। जैसे आज हम क्यों माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरिया और फिर फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, बिकॉज हम बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अगर हमें उतनी ही मेहनत में, अगर हमें चांसेस हैं कि हमें ज़्यादा हमारा आउटकम मिले या हमारी पोटेंशियल का अच्छा यूज़ हो सके, तो हम उस चीज़ के लिए हम माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। तो मोस्टली जॉब्स के लिए हम माइग्रेट करते हैं, पैसे के लिए माइग्रेट करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। अल्टीमेटली यही है, इकोनॉमिक कंडीशन सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आपको अगर उतने ही काम में उतने ही घंटे आप जॉब कर रहे हो और आपको सिटी में अच्छे पैसे मिलेंगे कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज़, आप माइग्रेट करोगे।
और वही ये मार्क्स कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन, दैट इज़ कि आपको कितना सैलरी मिल रहा है वो डिसाइड करता है आपकी सोशल लाइफ क्या होगी, क्या आप गांव में रहोगे या शहर में माइग्रेट करोगे, है ना। फिर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में, कि स्मॉल चेंजेस इवेंचुअली जो है बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस जो होते रहते हैं बाद में वो एक बड़ा सा बदलाव लाता है ना। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे कि स्मॉल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी AI रिवॉल्यूशन चल रहा है। स्मॉल डिससेटिस्फैक्शन होता है कि मास प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है बाद में बहुत बड़ा एक चेंज लाता है सोसाइटी में, है ना। अब रिवॉल्यूशन की बात करें कि रिवॉल्यूशन कैसे जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में आएगा, तो मार्क्स बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रडिक्शन एक्सट्रीम हो जाता है ना, देन रिवॉल्यूशन आता है। जब कॉन्ट्रडिक्शन एकदम इंटेंसिफाई हो जाता है तो सोशल रिवॉल्यूशन आता है ना। ओल्ड सिस्टम कोलैप्स करता है, जो पुराने तौर तरीके हैं वो कोलैप्स ख़त्म हो जाता है और एक नया सिस्टम इमर्ज होता है ना। एग्ज़ाम्पल, जब फ्यूडलिज़म एक्सट्रीम हो गया था ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्लेवरी आया था। स्लेवरी जब एक्सट्रीम हो गया तो फ्यूडलिज़म आया। फ्यूडलिज़म भी जब अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, पीक पे पहुंच गया, तो कैपिटलिज़म आया। और जब कैपिटलिज़म जो है मार्क्स कहते हैं जब ये एकदम पीक पे पहुंचेगा उसके बाद आएगा सोशलिज़म, है ना। तो रिवॉल्यूशन आने के बाद नई बदलाव सोसाइटी में होती है। अब अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें साथ में इनकी थ्योरी के क्रिटिसिज्म को भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक साइड की स्टोरी नहीं पढ़ सकते, वो साइड की हमें जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्रिटिक भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्रिटिक बोलते हैं कि मार्क्स इकोनॉमी को टू मच इम्पॉर्टेंस देते हैं, कि मतलब जितना देना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं। अरे बाबा ठीक है, इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है, वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे जीते हो, आपका एनवायरनमेंट सराउंडिंग कैसा है। बट इतना नहीं कि आप सिर्फ उसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दो कि अरे यही है जो है, यही बदलेगा हमारी सोसाइटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हर सोशल चेंज कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होता। वो बोलते हैं कि सारे सोशल चेंज होता है कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होता है, कुछ चीज़ें कोऑपरेशन से होता है। कि चलो हम मतलब दो जने में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों जन ने आपस में बातचीत किया, म्यूचुअल डिसीजन पे पहुँचे और बोले कि लेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर और हम कुछ नया करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ये जो है क्रिटिक का कहना है कि सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होती, हर चीज़ लड़ाई से बदली जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लोग कोऑपरेशन से भी चीज़ें बदलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि रिलीजन, कल्चर, इमोशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन्होंने तो पूरा का पूरा जो है इग्नोर ही कर दिया रिलीजन सबको, तो वो बोलते हैं कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। मार्क्स की प्रेडिक्शन फुल्ली एक्यूरेट नहीं थी। ये इनका मानना है कि मार्क्स जो है फुल्ली एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं किया, बट स्टिल मार्क्स जो हैं सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। अब अगर हम बात करें कि इनकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के बारे में, ओके, तो ऑनेस्टली अराउंड देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो यहाँ अभी भी एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद आपको जो है बिलियनर अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, AI जो है ये डर बैठ रहा है कि AI हमारी जॉब ले लेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो मार्क्स के आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट लगते हैं, इसीलिए कार्ल मार्क्स को आज भी मार्क द वर्ड, आज भी वर्ल्ड भर में पढ़ा जाता है, आज भी पढ़ा जाता है उसी तरीके से। अब अगर हम ओवरऑल इन सब को कंक्लूड करें तो हम क्या समझे आज? पहला कि मीनिंग ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है, मार्क्स और हेगल के बीच के डिफरेंसेस को हम पढ़े यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा मार्क्स वर्सेस हेगल, हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज
कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है, उससे सोशल चेंजेस आते हैं। फिर हमने पढ़ा इनका मॉडर्न डे रेलेवेंस, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ये जो हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एंड रिमेंबर मार्क्स की फेमस लाइन कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो, इनका मतलब बताती हूँ मैं। सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल द सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, इनका मतलब ये होता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नाउ इफ़ यू एन्जॉय दिस लेक्चर then comment your doubt and tell me which topic should we do next. Thank you so much. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. Till then keep learning. Thank you so much.